Hello everyone and welcome to GS with Yashodhara. How are you all doing? This is a continuity lecture. I told you कि मैं modern history start कर रही हूँ for JKSSB, JKPSI and of course AR में भी आपको इसका help होगा. अगर आप UPSC की तैयारी करें, KS की तैयारी करें तो उसके लिए भी beneficial होगा. But अभी के लिए आप याद रखिए कि JKSSB का जो JKPSI का पेपर होगा उसमें it is going to be highly beneficial. So guys do like, share and subscribe. और जितना हो सके इसको share करो ताकि you and your friends can study along. ठीक है, चलो. So in the last lecture हम लोगों ने क्या किया? We have already finished about the Portuguese. हमने Portuguese के बारे में पढ़ लिया है और अब just a second. और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे आगे के बारे में. नाउ इस लेक्चर में हम बाकी की कंपनीज के बारे में पढ़ेंगे, मतलब डच, इंग्लिश, डेन्स एंड योर फ्रेंच, उनके बारे में हम पढ़ेंगे. और नेक्स्ट लेक्चर से जो एक्चुअली में पेपर में आता है, मतलब आने को तो ये भी आ सकता है, लेकिन जो बेसिकली रिवॉल्ट ऑफ 1857 के आगे की कहानी है, दैट इज द फ्रीडम स्ट्रगल, वो हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे. बट इस लेक्चर को भी पढ़ना जरूरी है. बाय बिकॉज यू नेवर नो, आपसे पूछ लें कि डच की पहली फैक्ट्री कहाँ पे थी, इंग्लिश की पहली फैक्ट्री कहाँ पे थी, कब बनी, कौन से ईयर में बनी, और मॉडर्न हिस्ट्री के डेट्स तो आपको मुंह जुबानी याद होने चाहिए. ठीक है, सो लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम एंड गेट इनटू द वीडियो. ओके चलो हो जाए शुरू. ठीक है, तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले आपके डच के बारे में. पोर्चुगीज के बारे में हमने बात कर लिया था कि पोर्चुगीज ने अपनी फर्स्ट जो पहली फैक्ट्री है वो कहां पे बनाई थी. वी हैव ऑलरेडी डन विद दैट. अब हम बात करेंगे डच की. तो याद रखिएगा, जो पहला बंदा, the first Dutchman to reach Sumatra and Batam was Cornelis de Houtman. So अगर पूछा जाए कि पहला ऐसा कौन सा डचमैन था जो सुमत्रा और बोटान में पहुंचा था, तो याद रखिएगा इट वाज कॉर्नेलिस डी हॉटमैन. और डच ने इंडिया की अगर हम बात करें तो अपनी पहली फैक्ट्री बनाई थी मसूलीपट्टनम में, जो प्रेजेंट डे कहां पे है, आंध्र में पड़ता है. सो मसूलीपट्टनम में 1605 में डच ने अपनी पहली फैक्ट्री की शुरुआत की थी. नाउ फैक्ट्री का मतलब होता क्या है? ओके, ये हम इंग्लिश में पढ़ेंगे कि फैक्ट्री का मतलब, जब हम ब्रिटिश के बारे में पढ़ेंगे तब आई टेल यू कि ट्रेडिंग, पोर्ट्स और फैक्ट्री में क्या फर्क होता है. ठीक है, सो डच, आई टोल्ड यू क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, आई टोल्ड यू कि पोर्चुगीज, उसके बाद डच आए, फिर आपके इंग्लिश आए, इंग्लिश के बाद आपके डेन्स आए, डेन्स के बाद आपके फ्रेंच आए थे. ठीक है, सो उसी सीक्वेंस में हम पढ़ रहे हैं. पोर्चुगीज हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा है, डेन्स अभी, डच हमने अभी किया है. नेक्स्ट अप वी हैव आर द इंग्लिश. और सिंपली अगर बात किया जाए तो ब्रिटिश, और ब्रिटिश राज के बारे में तो हमने अच्छे से डिटेल में पढ़ना ही है. अगर हम इंग्लिश की बात करें तो याद रखिएगा 1599 में एक कंपनी बनी थी. कंपनी का नाम क्या था? मर्चेंट एडवेंचरर्स. सो मर्चेंट एडवेंचरर्स, उन्होंने अपनी एक कंपनी बनाई, अ ग्रुप ऑफ इंग्लिश मर्चेंट्स जो अपने आप को मर्चेंट एडवेंचरर्स कहते थे. उन्होंने 1599 में अपनी कंपनी बनाई, जिसको ठीक एक साल बाद 1600 में क्वीन एलिजाबेथ सेकंड ने राइट दे दिया. राइट देने का मतलब मोनोपोली दे दी, एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग के राइट्स दिए उनको, मतलब चार्टर प्रोवाइड किया. और उस चार्टर के अंडर उनको राइट्स दिए गए कि वो एक्सक्लूसिवली जो है वो ट्रेडिंग कर सकते हैं. सो 1599 में एक कंपनी बनी, मर्चेंट्स एडवेंचरर्स, एक ग्रुप ऑफ दे मर्चेंट्स थे जिन्होंने अपनी कंपनी बनाई. 1600 में क्वीन एलिजाबेथ सेकंड ने बोला कि ठीक है, हम आपको चार्टर दे रहे हैं, आप 15 साल की मोनोपोली लेके जाइए और जाके अपना ट्रेडिंग करिए. जिसके चलते एक कंपनी की फॉर्मेशन होती है, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन. ठीक है, तो 15 साल की मोनोपोली के साथ ये लोग आ जाते हैं. मोनोपोली, ठीक है, मोनोपोली के साथ ये लोग यहां पर आ जाते हैं. नाउ सबसे पहला बंदा जो कोर्ट में आया था, देखो ड्यूरिंग द रूल ऑफ मुगल्स ये लोग जो है वो इंडिया में आते हैं. अगर बात किया जाए कि किस रूलर के टाइम पर आए थे, तो अकबर के टाइम पे आए थे. हाउएवर इनको ट्रेडिंग के राइट्स इनको जहांगीर के टाइम पे मिले थे. सो अकबर के टाइम पे दे एंटर्ड बट दे डिड नॉट गेट द ट्रेडिंग राइट्स, दे गॉट द ट्रेडिंग राइट्स मच लेटर
ड्यूरिंग द रेन ऑफ जहांगीर। सो पहला बंदा जो जहांगीर के कोर्ट में जाता है वो होता है कैप्टन हॉकिंस। कब जाता है? 1609 में कैप्टन हॉकिंस जो है वो जहांगीर के कोर्ट में जाता है और वहां पे उसको बोलता है कि हमारे साथ क्या कर लो भाई, कमर्शियल टाइज कर लो। मतलब कमर्शियल हम लोग जो है अपने एक दूसरे के साथ टाइज करते हैं और कमर्शियली एक दूसरे को बेनिफिट करेंगे, जिसको जहांगीर बिल्कुल ही मना कर देता है और किसी भी तरीके के कमर्शियल टाइज में इन लोगों के साथ नहीं आते। ठीक है, कौन नहीं आते? जहांगीर नहीं आते। किनके साथ नहीं आते? आपके ब्रिटिशर्स के साथ नहीं आते। हाउएवर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर टू रिमेंबर इज, इनको ट्रेडिंग करने की इजाजत मिल जाती है। मतलब जब कैप्टन हॉकिंस आया था जहांगीर के कोर्ट में, ही वांटेड कमर्शियल टाइज, मतलब एक फैक्ट्री बनाना चाहता था, लेकिन जहांगीर ने उसके लिए मना कर दिया। हाउएवर इनको बोला कि ठीक है तुम लोग ट्रेड कर सकते हो, तुम ट्रेड करो, लेकिन फैक्ट्री वगैरह बनाने की तो सपने मत देखना। सो ट्रेडिंग जो है वो स्टार्ट हो गई, लेकिन फैक्ट्री जो है वो अभी तक नहीं बनी है। सो ट्रेडिंग कब होती है? 1609 के अराउंड जो है आपके ब्रिटिशर्स को ट्रेड करने की इजाजत मिल जाती है। पेपर में अगर पूछा जाए कि ट्रेडिंग की इजाजत कहां मिलती है, तो याद रखिएगा मसूलीपट्टनम में इनको इजाजत मिलती है ट्रेड करने की। और किसके द्वारा मिलती है? जहांगीर के द्वारा मिलती है, जब आपका कैप्टन हॉकिंस इनके कोर्ट में जाता है। डन? Okay, now what is the difference between okay, do it with black, ठीक है? डिफरेंस क्या होता है ट्रेडिंग का और फैक्ट्री का? देखो, ट्रेड हो गया, आप ट्रेड वगैरह कर रहे हो, सामान का आदान प्रदान कर रहे हो। फैक्ट्री, जैसे आज के टाइम पे आप देखते हो ना कि फैक्ट्री बड़ी बड़ी मशीनें लगी है, उस टाइप की फैक्ट्री नहीं होती थी। फैक्ट्री यूज्ड टू बी अ पॉइंट जहां पे लोडिंग अनलोडिंग किया जाएगा। मतलब सामान बन के आ रहा है, रॉ मटेरियल जा रहा है, सामान बन के आ रहा है, दैट यूज्ड टू बी अ फैक्ट्री। सो फैक्ट्री बनने को नहीं दिया, हाउएवर इनको ट्रेडिंग का राइट जो है वो दिया गया। ट्रेडिंग के राइट में हो गया टैक्सेस कम लगेंगे, दस्तखत मिलेंगे, इस तरीके के होते थे आपके ट्रेडिंग के राइट्स। कहां मिले जी? मसूलीपट्टनम में मिले। किसके द्वारा मिले? जहांगीर के द्वारा कैप्टन हॉकिंस को दिए गए। देन लेटर ऑन इन 1616, वेरी इंपॉर्टेंट, सो ट्रेडिंग के राइट 1609 में मिले। हाउएवर फैक्ट्री फॉर्मेशन ऑफ ब्रिटिशर्स हैपेंड इन 1616 एट सूरत। तो सूरत में ब्रिटिशर्स की बनती है पहली फैक्ट्री, जिसको जहांगीर ने जिसकी इजाजत दी थी, अंडर, क्या था नाम उस बंदे का? बंदे का नाम था थॉमस एडवर्ड। तो याद रखिएगा, थॉमस एडवर्ड के अंदर ब्रिटिशर्स की पहली फैक्ट्री जो है वो सूरत में लग जाती है। क्यों लगती है? क्योंकि 1612 में इंग्लिश और पोर्चुगीज के बीच में लड़ाई हो जाती है, जिसमें जहांगीर गेट्स वेरी इंप्रेस्ड बाय इंग्लिश, की वो इंग्लिश जो है इतने जबरदस्त तरीके से जो जहाज ये वाले नहीं, पानी के जहाज जो है वो चला रहे होते हैं। तो क्योंकि जहांगीर के लिए दिस वाज वेरी न्यू, क्योंकि जहांगीर ऑलरेडी सिर्फ उसने स्वॉर्ड वगैरह ही देखा होता है चलते हुए। सो उसके लिए ये जो पानी पर लड़ाई होती है वाज वेरी न्यू। तो इसीलिए इससे इंप्रेस होके जो जहांगीर है बोलते हैं कि ठीक है, 1616 में इनको फाइनली जो है वो फैक्ट्री बनाने की इजाजत मिलती है सूरत में अंडर थॉमस एडवर्ड। क्लियर? चलो, उसके बाद लेटर ऑन जो बॉम्बे होता है, जो बेसिकली पोर्चुगीज के पास होता है, वो चला जाता है आपके इंग्लिश के पास। कैसे जाता है? क्योंकि चार्ल्स सेकंड, किंग चार्ल्स सेकंड ऑफ ब्रिटेन गेट्स मैरिड टू प्रिंसेस कैथरीन। सो प्रिंसेस कैथरीन जो कहां की प्रिंसेस होती है? किंग ऑफ पोर्चुगल की प्रिंसेस होती है, उसकी शादी करा दिया जाता है आपके किंग चार्ल्स सेकंड के साथ, जो ब्रिटेन के होते हैं। और डाउरी में एज दहेज जो बॉम्बे है वो चला जाता है पोर्चुगीज से आपके ब्रिटेन के पास। कब जाता है? 1662 में बॉम्बे गोज इनटू द हैंड्स ऑफ ब्रिटिश। ठीक है, कैसे जाता है? एज
डाउरी जाता है जब चार्ल्स सेकंड की शादी होती है कैथरीन के साथ। ठीक है, अब जैसे ही इनको डाउरी में मिलता है, अब डाउरी में तो किंग के पास आया है, तो किंग जो होता है वो अपनी कंपनी को बोलता है कि लो यार तुम रखो और इसको यूज करो। सो बॉम्बे जो है वो 1668 में, 1662 में आया, 1668 में वो हैंड ओवर कर देता है ईस्ट इंडिया कंपनी को कि लो जी आप लोग रखो बॉम्बे को और इसके जो है ट्रेडिंग वगैरह करो। देन ठीक है, सो हमने पढ़ लिया इंग्लिश के बारे में। अब आहिस्ता आहिस्ता जो आपके इंग्लिश है उनकी लड़ाई पोर्चुगीज के साथ भी होती है, वॉश आउट कर देते हैं, फ्रेंच के साथ होती है, वॉश आउट कर देते हैं, डेन्स के साथ होती है, वॉश आउट कर देते हैं, पोर्चुगीज तो खुद छोटा सा कोना पकड़ के बैठ जाते हैं। सो ब्रिटिश जो है वो पूरे के पूरे इंडिया में फैल जाते हैं। अब क्या क्या रीजंस होते हैं, क्या क्या होता है 1616 से लेके 1857 के बीच में, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। एंड व्हाट एक्चुअली लेड टू द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस और द रिवॉल्ट ऑफ 1857, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो गाइज डू नॉट मिस द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, अब हम बात करेंगे डेन्स के बारे में। याद रखिएगा 1616 और 1620 जो डेन्स होते हैं विच वर डैनिश पीपल, ये यहाँ पे आते हैं और ये फैक्ट्री बनाते हैं अपनी ट्रैंक्विन बार में। सो क्या बनाते हैं, ये ट्रैंक्विन बार में अपनी फैक्ट्री को बनाते हैं विच वॉज नियर टेंजोर। ठीक है, और 1845 में 1616, 1620 अपनी दो फैक्ट्रीज बनाते हैं, ये ट्रैंक्विन बार नियर टेंजोर, और 1845 में ये अपना सारा का सारा सामान जो भी यहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट्स वगैरह इन्होंने की होती है पूरा का पूरा लेते हैं, ब्रिटिशर्स को सेल कर कर वापस आ जाते हैं। सो 1845 में दे सोल्ड और दे सेल एवरीथिंग व्हाट दे हैड टू ब्रिटिशर्स। Okay, next and the last were the French people. I told you last जो आए थे वो थे आपके French। तो याद रखिएगा it was Louis XIV who laid the foundation of French East India Company in 1664 at सूरत। तो तभी तो सूरत में इनकी फैक्ट्री भी है जी, और किसकी फैक्ट्री है, ब्रिटिश की फैक्ट्री भी है। हाउएवर अभी तक पहुंचते पहुंचते ब्रिटिश की बरोच वगैरह वहां पर भी हो जाती है, बट दोनों की सूरत के साथ अब इसको याद रख सकते हैं कि फर्स्ट फैक्ट्री ब्रिटिश की भी सूरत में थी और फर्स्ट फैक्ट्री फ्रेंच की भी सूरत में थी, और फ्रेंच और इंग्लिश के बीच में बहुत सारी वॉर्स होती है ये सब वगैरह, और फिर वॉर्स के चलते, बैटल्स के चलते फाइनली जो फ्रेंच है वो भी छोड़ छाड़ के हिंदुस्तान चले जाते हैं। ठीक है, तो फ्रेंच का आपको सिर्फ दो चीजें याद रखनी है। पहली चीज है कि बनी कब थी, 1664 में बनी थी, और दूसरी चीज याद रखनी की कब बनी थी, तो कहां बनी थी, तो सूरत में ये बनी थी। ठीक है, सो इन द नेक्स्ट लेक्चर हम लोग बात करने वाले हैं आपके रिवॉल्ट ऑफ 1857 की। रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ क्या, देखो जब हम रिवॉल्ट की बात करते हैं ना 1857 की, 1857 में तो रिवॉल्ट हुआ था, बट रीजंस जो है वो 1600 से ही चलते आ रहे हैं। तो जब इनकी एंट्री हुई थी ना 1600 में, जब इनको चार्टर मिला था, उस टाइम से ही इन लोगों ने घुसना शुरू कर दिया हुआ था, और फैक्ट्री बनने के बाद इतने सारे सोशल चेंजेस, इकोनॉमिक क्राइसिस हमारे इंडिया में आए, पॉलिटिकली ये घुसने शुरू कर दिया, जिसके चलते फाइनली जो कहते ना पाप का घड़ा जो भरा था वो भरा था 1857 में। हाउएवर वो घड़ा भरने बहुत पहले से ही शुरू हो गया था। ठीक है, सो रिवॉल्ट ऑफ 1857 पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे कि क्या क्या चीजें आई थी जो ऑलरेडी हम लोग फेस कर रहे थे, और क्या सच में रिवॉल्ट ऑफ 1857 हम एक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, अगर नहीं था तो क्यों था, अगर कुछ कहते हैं तो क्यों कहते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। एंड कौन सी जगह पे रिवॉल्ट किसने लीड किया था उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सो थैंक यू गाइस एंड हैव अ नाइस डे। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।